The person I love the most is my mother. I have good relations with my father also. Like, मेरा सबसे अच्छा रिलेशन है किसी से, ऐसा नहीं है कि मन मुटाव हो किसी से भी, सबसे अच्छा रिलेशन है। मुझे डेली लाइफ स्ट्रगल करना पड़ता है आज भी, बहुत सारे लोगों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, रोज़ सुनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार नहीं सुन पाता तो बार बार पूछना पड़ता है। तो जब मैं वापस आया कोमा से, मेरा सुनना एकदम बंद हो चुका था, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आई वॉज शॉक्ड, मेरे को लग रहा था कि शायद मेरे कानों में गंदगी बढ़ चुकी है, बिकॉज मैं 4 दिन से बेहोश हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था बेसिकली कि मैं बेहोश हूँ, वो तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को लिख के बताया कि 4 दिन से बेहोश है। क्योंकि मैं उनसे कह रहा था मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे सारे फैमिली मेंबर्स मेरे चारों तरफ थे, जिस जिस चीज़ से तू गो थ्रू करेगा वो चीज़ तेरे को बहुत मजबूत बनाएगी, एंड इतना मजबूत बनाएगी कि तुझे कोई चीज़ टक्कर मारेगी ना, किसी की कड़वी ज़ुबान में टक्कर मारेगी, किसी के शब्द टक्कर मारेंगे, तेरी लाइफ में कुछ भी होगा तो किसी सर्जरी से गो थ्रू करेगा, इमोशनल पेन से गो थ्रू करेगा, तो वो सब अकेले डील कर लेगा, तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार अपनी मशीन लगा के सो गया था, ओके, एंड मेरे को आवाज़ लगाई थी मम्मी ने, एंड मैं मम्मी की आवाज़ से उठा, एंड वो फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं किसी की आवाज़ से उठा था, वरना लोग मुझे सुबह उठाते थे। तो जब एकदम से उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई एंड मैं उठा, तो मेरे को लगा कि मैं वापस से सुनने लग गया होगा है ना, तो वो मेरी लाइफ में पहले। तो आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है हर्षित दीक्षित एंड ही हैज गॉन थ्रू 5 सर्जरीज एंड नाउ ही इज चेजिंग हिज ड्रीम्स एंड दैट्स द अनबीटेबल मेंटालिटी दैट वन नीड्स टू कॉन्कर हिज लाइफ। तो हर्षित दीक्षित, लाइक फॉर आवर ऑडियंस जो आपको नहीं जानते कि हु इज हर्षित दीक्षित, उनको आप अपने आप के बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे इन नेक्स्ट 1 मिनट? सो बेसिकली हर्षित दीक्षित एक लड़का है जिसकी 9 साल की उम्र तक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी रही है, लेकिन 9 साल की उम्र के बाद 25 दिसंबर 2015 को उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी, एंड उसको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। क्या फेस करा, उसकी लाइफ में पूरे 5 सर्जरीज हुई हैं अबव हिज नेक, एंड उसमें से 2 बहुत बड़ी सर्जरीज हुई हैं, एक उसकी ब्रेन की एंड एक उसकी कानों की। वो एक मशीन के ज़रिए सुनता है, उस मशीन को हटा देता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। लाइक वो जब चाहे तब सुन सकता है और जब चाहे अपना सुनना बंद कर सकता है। एंड नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ लाइक ऑल ऑफ मी। Okay, that's very interesting. Like, tell me about your story and where did you belong and all about yourself since from your childhood. तो मैं मथुरा में पैदा हुआ था, मथुरा यूपी में है हमारा, वहाँ पर पैदा हुआ था मैं, एंड मैंने अपनी स्कूलिंग एक छोटे स्कूल से करी थी, ज़्यादा हाई फाई स्कूल नहीं था। हमारी एक फैमिली जो थी वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, या काइंड ऑफ कह सकते हो पुअर फैमिली थी हमारी। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है, पढ़ाई मेरी, वो एक छोटे से स्कूल से ही हुई है, हमारे घर से थोड़ा दूर स्कूल था वहीं से। एंड फिर अब बात आती है मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। तो जब मैं 9 साल का था तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे बड़े भाई साइकिल चला रहे थे एंड उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था मेरे को फ्रैक्चर हुआ था यहाँ पर, लेकिन उनको पता नहीं चला था कि हमारे फ्रैक्चर हुआ, क्योंकि वो इंटरनल इंजरी हुई थी ड्यू टू एक्सीडेंट। अब उस एक्सीडेंट की वजह से नेक्स्ट ईयर 2015 में 25 दिसंबर को मेरे को मेनिंजाइटिस फीवर आया था। मेनिंजाइटिस फीवर एक ऐसा फीवर होता है जिसकी वजह से आपका कोई भी बॉडी का ऑर्गन खराब हो सकता है। मेरे कान खराब हुए थे एंड फिर कान खराब होने के बाद मेरा 1 साल तक इलाज चला। मैंने बिना कुछ सुने 1 साल काटा था, बिना कुछ सुने एकदम सन्नाटे में। अब 1 साल बाद मेरे कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी हुई। फिर कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी के बाद मैं सुनने लगा धीरे धीरे वक्त के साथ। मुझे स्टार्टिंग में जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद जब मेरे सांप पर असर लगा था तो मुझे एकदम से सब क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था। बहुत अजीब वॉइसेस आ रहे थे, जैसे किसी म्यूज़िक का बेस साउंड होता है ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। फिर जब मैं सुनने लगा फिर मैं दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा सुनना नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था। कई सारी चीज़ें थी जो मेरे को नहीं सुनाई देती थी, जो समझ नहीं आती थी, फ्रिक्वेंसी लो रहती थी साउंड की। मैंने कई बार डॉक्टर को दिखाया लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं होता था। ट्रीटमेंट होता भी था लेकिन उसका साउंड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। हमने इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में देखा था, एम्स दिल्ली में। वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ा एंड उसे फेस करना पड़ा डेली। उसमें एडजस्ट होना पड़ा अपनी लाइफ में। और उसके बाद मेरी फिर 2017 में
मेरे को फिर से मेनिंजाइटिस फीवर आया था। अब की बार मेरे घर वाले घबरा गए थे कि कुछ हो जाएगा मेरे को दोबारा, कोई बॉडी पार्ट का कोई भी ऑर्गन ख़राब हो जाए। लेकिन डॉक्टरों ने उस कंडीशन को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि पहले एक बार जब हुआ था तो हम लेट हो गए थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन अब की बार हम जल्दी पहुंच गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कंडीशन को हैंडल कर दिया। फिर डॉक्टर ने मेरा MRI कराया एंड रीज़न देखा कि मेरे को ये मेनिंजाइटिस फीवर बार बार क्यों आ रहा है, तो उनको पता चला कि मेरे यहाँ पे फोरहेड पर लेफ्ट वाली साइड में फ्रैक्चर है। तो उन्होंने वो रीज़न बताया कि इस वजह से आपको मेनिंजाइटिस फीवर आ रहा है एंड आपकी एक ब्रेन की सर्जरी होगी, जिसमें कि एक प्लेट होगी टाइटेनियम की, जो कि आपके ब्रेन को मतलब स्कल को ओपन करके आपके सर में डाली जाएगी और वो लाइफ टाइम रहेगी बिकॉज वो उस फ्रैक्चर को क्लोज करेगी, है ना, वो उस फ्रैक्चर को क्लोज करेगी एंड फिर आपको कभी भी लाइफ में मेनिंजाइटिस फीवर टाइप का कोई भी फीवर नहीं आएगा। अब इसके बाद मेरी एक सर्जरी और हुई थी, जो कि मेरी लेफ्ट आई की हुई थी। मुझे एक और डिसीज़ था स्क्विंट, जिसे हम बहंगापन बोलते हैं। बहंगापन जो होता है, आपने देखा होगा किसी की एक आँख ऊपर होती है, एक आँख नीचे होती है, एक आँख लेफ्ट या राइट ऐसे कुछ होती है, वो बहंगापन होता है, उसे स्क्विंट बोला जाता है। मुझे वो बीमारी थी, लेकिन मेरे को बहुत माइनर सा रेटिना में डिस्प्लेसमेंट था, उस वजह से था वो। अब मेरे को दो दिखाई देते थे उसकी वजह से। लाइक आप बैठे हो मेरे सामने, तो आप मेरे को दो दिखाई देते थे। जैसे आप एक बैठे हो, हर चीज़ का एक दूसरा पार्ट दिखाई देता था, क्योंकि एक आँख का जो रेटिना है उसका एक व्यू आता था, दूसरी आँख का जो रेटिना है उसका दूसरा व्यू आता था, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते थे। फिर इसकी भी सर्जरी हुई थी मेरी, एम्स दिल्ली में ही हुई थी ये सर्जरी भी मेरी, एंड दिस वाज द फाइनल सर्जरी ऑफ माय लाइफ। फिर इस सर्जरी के बाद जो आखिरी सर्जरी हुई है मेरी आँख की, इसके बाद मुझे आगे लाइफ में कोई इश्यूज नहीं होंगे सर्जरी से रिलेटेड, लेकिन मुझे डेली लाइफ स्ट्रगल करना पड़ता है आज भी। बहुत सारे लोगों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, रोज़ सुनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार नहीं सुन पाता तो बार बार पूछना पड़ता है। एंड मेरे सर में दो चीज़ें हैं मेटल की, एक तो वो प्लेट है एंड एक अंदर एक मशीन है, कॉकलियर की चिप होती है, वो मेरे सर में है पीछे। तो आई फील हैवी समटाइम्स, बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है सर में। सो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या फील हुआ था जिस टाइम पे आपको पता चला कि यू आर नॉट हियरिंग एंड आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो फेज कैसा था? वो आपके लिए क्या वो डरावना फेज था, या आपको क्या फील हो रहा था लाइक जब आप ऑपरेशन थिएटर में गए एंड फाइनली यू आर हियरिंग, एंड व्हाट काइंड ऑफ साउंड आर दोज, एंड आपके लिए दुनिया कैसी है सर्जरी से पहले एंड सर्जरी के बाद? तो मैं शुरू करना चाहूँगा यहाँ से। जब मैं 25 दिसंबर 2015 को बीमार पड़ा था, मैं बेहोश हुआ था एंड 4 दिन के लिए बेहोश रहा था, मैं कोमा में था बेसिकली। तो जब मैं वापस आया कोमा से, मेरा सुनना एकदम बंद हो चुका था, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आई वॉज शॉक्ड, मेरे को लग रहा था कि शायद मेरे कानों में गंदगी बढ़ चुकी है, बिकॉज मैं 4 दिन से बेहोश हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था बेसिकली कि मैं बेहोश हूँ, वो तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को लिख के बताया कि तुम 4 दिन से बेहोश है। क्योंकि मैं उनसे कह रहा था मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे चारों तरफ थे, चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ, इधर और इधर। मैं पेशेंट बेड पर लेटा हुआ, है ना, और सब मेरे से बोलने की कोशिश कर रहे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कुछ भी। सो यू थिंक इट इज लाइक नॉर्मल, लाइक मुझे कुछ नहीं हुआ है, कान में कुछ हो गया होगा? मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ है, मुझे लगा कि मैं सो के उठा हूँ, मेरे लिए ऐसा था, लेकिन उनके लिए बहुत खौफनाक था। उन्होंने मेरे को लिख के बताया कि तू 4 दिन से बेहोश है, और उन्होंने डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ वगैरह बताई कि ये दवाई देकर देखो शायद कान वापस ठीक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा ट्रीटमेंट होता रहा कानों का, सब कुछ होता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मेरे कान वापस नहीं आए। 100% मेरे कान खराब हो चुके थे उस फीवर की वजह से, एंड मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। पूरी तरह चेंज इन द सेंस, मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो चुका था। जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, मैं घर गया, 1 महीना हॉस्पिटल में रहा था मैं। 1 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज किया, घर पे भेजा। मुझे सुनाई नहीं देता, तो मैं स्कूल नहीं जा सकता था, घर पे भी नहीं जा सकता, घर पे रहते रहते किसी से बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी से बात करने के लिए सुनना ज़रूरी है।
और मेरे घर वाले मुझे जो भी बोलते थे लिख लिख के बोलते थे। एंड दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा सकता था। लाइक एक लाइफ पूरी तरह टर्न ओवर होगी, है ना, हेवन एंड हेल का एक कॉम्बिनेशन जैसे होता है कि हेवन से आप सीधे हेल में आ गए, ऐसी लाइफ। सोचो किसी 10 साल के बच्चों को आप घर से बाहर निकलने से रोको जो कि पहले बहुत खेलता था, तो कैसा लगेगा? It was truly horrific. Right. अब नहीं, जो आप बता रहे हो मैं मतलब इमेजिन कर पा रहा हूँ कि वो फेज कैसा रहा होगा आपके लिए, कितना डरावना होगा कि आप कोई चीज़ को, लिखी हुई चीज़ों पे विश्वास कर रहे हो, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो एंड नॉट इवन अ सिंगल साउंड यू कैन हियर। साउंड्स आते थे लेकिन लोगों के नहीं आते थे। हम जब सुनते नहीं है कुछ भी तो हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसके साउंड्स आते हैं। लाइक ऑफ हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स, राइट। आपको अपनी हार्ट बीट्स फील होगी, वाइब्रेशन फील होगा अपनी हार्ट बीट्स का। आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जब आपको सुनते नहीं है कि अगर एक मक्खी भी आपके हाथ पे आके बैठेगी, फिर भले आप कितने भी बिजी हो तो आप उसे सेंस कर लेंगे। जब मैं सोता हूँ मुझे सुनाई नहीं देता आज भी, क्योंकि मैं अपनी मशीन हटा के सोता हूँ। तो उस टाइम पर जब मैं सोता था उस टाइम पर तो मुझे सुनाई भी नहीं देता था, तो मुझे कोई हल्का सा टच भी कर देता था तो मैं उड़ जाता था अपनी नींद से। तो इन द सेम वे जो लोग सुन नहीं पाते वो सेंस कर पाते हैं बहुत चीज़ों सारा, को। बहुत सारा। उनकी जो आंखें होती हैं वो इतनी जल्दी चीज़ों को कैच कर लेती हैं जितना एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता। एंड जो सुन नहीं पाते उनको लिप सिंक रीड करने की आदत हो जाती है। मुझे भी हो गई थी। मेरे घर वालों को लिखते लिखते देख के मैं परेशान हो गया था, तो मैंने उनकी लिप सिंक पढ़ने की आदत डाली। एंड ये नेचुरली ग्रो हो जाता है जिनको सुनाई नहीं देता उनके अंदर। तो मेरे घर वाले जो भी बोलते थे, फैमिली मेम्बर्स कुछ भी बोलते थे मेरे से, तो मैं उनकी लिप्स रीड करके समझ जाता था कि ये क्या कह रहे हैं। एंड मैं उनको आंसर भी करता था। हर बार ठीक नहीं होता था, मैं हर बार सही नहीं होता था कि उन्होंने यही बोला है, लेकिन मैं उनसे बोलता था दोबारा बोलो, एंड मैं उनकी लिप्स पढ़ने लग जाता था। Yes. तो लाइक कभी कुछ ऐसा हुआ है कि सामने किसी ने कुछ ऐसा बोला हो जो आपको काफ़ी हर्ट किया हो अंदर ही अंदर, लेकिन आप सुन नहीं सकते, तो इसकी वजह से वो ये सब बोल पा रहे थे तुम्हारे आगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत कम था लोगों से। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था, मैंने बताया। मेरा किसी से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ आज तक नहीं। उस टाइम पीरियड में मेरा किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ जिस टाइम पीरियड में मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो मेरा किसी से तो ये ड्यूरेशन कितना था टाइम पीरियड का जो आपने ये जब फेस ड्यूरेशन किया? था। मेरे को डिस्चार्ज मिला था जनवरी में हॉस्पिटल से, 2016 जनवरी में डिस्चार्ज मिला था हॉस्पिटल से। एंड करीब मेरा कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी हुई थी अक्टूबर में हुई थी 2016 में। तो जनवरी से अक्टूबर का पूरा टाइम पीरियड मेरा घर में ही बीता है। अगर मैं गया हूँ तो सिर्फ हॉस्पिटल और कहीं इस टाइम पीरियड में। आप क्या कहना चाहेंगे द वर्ड अबाउट कॉन्फिडेंस? लाइक आपने इतनी सारी चीज़ें फेस करी अपनी लाइफ में, एंड क्या क्या आपने फेस किया, और नाउ यू आर एट लाइक ट्रिपल आईटी भोपाल एंड पर्टिकुलर लाइक क्लियर जेई, लाइक यू आर मेंटली शार्प एंड हियर विद अस। लाइक आपने पढ़ाई काफ़ी करी होगी, तो लाइक वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? उस लेवल पे जाने के बाद आपने अपने आप को कैसे ग्रो किया? पढ़ाई में मैं बचपन से थोड़ा होशियार था, लेकिन जब मुझे सुनाई नहीं देता था कुछ भी, तो मेरा जो फोकस था ज़्यादा बढ़ गया था किसी भी चीज़ पर, अगर देखा जाए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था किसी भी साउंड का। आप आइसोलेट हो जाता है जब आपको सुनाई नहीं देता, तो आपका फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। मैं आज भी अगर कभी कभी पढ़ता हूँ तो अपनी मशीन को हटा देता हूँ, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ शोर बहुत ज़्यादा मचता है, तो मेरा जो लेवल ऑफ फोकस है वो बढ़ जाता है। सो लाइक आप रात को सोते हो लाइक मशीन उतार के? हाँ, चार्ज होती है मशीन, 8 घंटे चार्ज होती है मैंडेटरी। एंड बैकअप कितना आता है? बैकअप चल जाता है 18 घंटे से 24 घंटे के बीच। आपको जब पता चला कि ऐसे ऐसे सर्जरी होने वाली है, लाइक इंडिया में क्या अवेलेबल थे स्लॉट्स कुछ हॉस्पिटल्स में, लाइक आप करवा सकते हो, या आपको अब्रॉड जाना पड़ा, या क्या? इंडिया में 2016 के टाइम पीरियड में ये सर्जरीज हर हॉस्पिटल में नहीं होती थी, लेकिन आज होती हैं, क्योंकि 2016 से 2026 10 साल हो चुके हैं। उस टाइम पे नहीं होती थी, आज हर जगह हो सकती है। मेरा मानना यह है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स करते हैं सर्जरी। एंड
उस टाइम पे हम तो एम्स दिल्ली में करा रहे थे हमारी सर्जरी। हमें बहुत टाइम लगा था हमारा नंबर आने में, 4 महीने लग गए थे। हमने जब सर्जरी के लिए अप्लाई करा था तो उसके बाद 4 महीने लग गए थे सर्जरी होने में। सर्जरी की जो लिस्ट होती है ना पेशेंट्स की, बहुत लंबी लिस्ट होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। एम्स ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसकी बहुत लंबी लाइन लगी रहती है पेशेंट्स की। तो अगर आपका नंबर आ जाता है सर्जरी के लिए तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि So, you face like this issue, like number of doctors are less than the number of patients. यस एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। And like जिनको इमरजेंसी में नीड है, like आप तो 4 महीने वेट कर लिया आपने, like जिन्हें एकदम अर्जेंटली वो सर्जरी चाहिए, शायद क्या होगा? शायद उनके लिए अगर बेड अवेलेबल होता है तो हॉस्पिटल कोऑपरेट करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो डेफिनेटली कोऑपरेट करते हैं, लाइक एम्स। जो छोटे मोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, एमरजेंसी वाले केस को वहाँ ले जाना ही बेकार है। एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में ही ले जाना ठीक है एमरजेंसी वाले केसेस को, वरना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाना बेटर है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपका पैसा लेंगे लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा देंगे आपको। और यहीं पर अगर आप एम्स में जाते हैं तो वहाँ आपसे पैसा भी नहीं लेते, एंड अगर आपकी किस्मत हुई अच्छी तो आपको वहाँ ट्रीटमेंट मिल जाएगा, मतलब आपको आपका नंबर आ जाएगा एमरजेंसी वाले उसमें भी, अगर बेड खाली होता है तो। Okay. And as you tell, like आपके 2 मेटल प्लेट्स है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपके सर्जरीज एक लिए। मेटल प्लेट यहाँ पर है, एंड पीछे जो है वो मेटल प्लेट नहीं लेकिन वो एक मेटल की चिप है ना। ओके, तो कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, लाइक ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? जो ये मेटल प्लेट है, ये टाइटेनियम मेटल प्लेट बोलते हैं। ये तो बेसिकली अगर कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है हमारी बॉडी में, जैसे आप किसी का हाथ टूट गया तो आपने देखा वो वहाँ पर प्लेट लगाई जाती है ना, कुछ हाँ, टाइम रोड रॉड लगाई जाती है। रॉड टाइप की वो प्लेट होती है, हम उसे रॉड बोलते हैं लेकिन वो होती एक प्लेट है ना। डिपेंड करता है आप किस बॉडी पार्ट में लगा रहे हैं। मेरे यहाँ पे लगाई है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बॉडी पार्ट ब्रेन है ना, तो उसके हिसाब से काइंड ऑफ कौन सी मेटल की प्लेट आएगी, कौन सी लगाई जाएगी वहाँ पे, उस हिसाब से डॉक्टर्स ने बताया था हमको ये लगाई जाएगी। कंपनी कौन सी है ये मेरे को नहीं पता इसकी, लेकिन जो सुनने की मशीन है, साउंड प्रोसेसर जो मेरा है वो है ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है। इस कंपनी का नाम है कॉकलियर साउंड प्रोसेसर, एंड इस सर्जरी का नाम होता है कॉकलियर इम्प्लांट, जिसमें कि एक बाहर से एक मशीन होती है जो कि आपके सर के अंदर पीछे से कान काट के एक चिप अंदर डाली जाती है, एंड उस चिप में ऐसे वायर्स निकले होते हैं, वो आपके जो अंदर का सिस्टम है हियरिंग का एंड ब्रेन का, उससे कनेक्ट करा जाता है, और फिर टाके वगैरह लगा के वापस से उसे बंद करके एक बाहर से साउंड प्रोसेसर लगाया जाता है, जो कि उस अंदर वाली मशीन से ऊपर से कनेक्ट होता है। एंड जो बाहर वाला साउंड प्रोसेसर है वो माइक्रोफोन की तरह काम करता है, वो साउंड को कैच करता है एंड फिर अंदर वाली मशीन में ट्रांसमिट करता है। अंदर वाली मशीन उसे रिसीव करके डिकोड करती है एंड फिर आपके ब्रेन तक भेजती है। आपको किस प्रकार की साउंड सुनाई देती है? लाइक मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ आपको एक मशीन लगी है इन योर राइट ईयर, लाइक आपको इससे जो माइक से आवाज़ आती होंगी, इनपुट जो आवाज़ें आ रही हैं वो लाइक मोनोटोनिक है या आपको 360 सुनाई देता है? मेरे को मोनोटोनिक साउंड आती है, मेरे को पता नहीं चलता किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है, कहीं से भी आती है, तो डायरेक्शन के लिए मेरे को देखना पड़ता है कि कौन कहाँ से बोल रहा है। Okay. अगर मैं कहीं पब्लिक में होता हूँ और कोई मेरे को आवाज़ लगाता है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ढूंढना कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि 2 सर्जरीज हो सकती हैं आपके कॉकलियर इम्प्लांट की, एक राइट में और एक लेफ्ट में, लेकिन ये सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव है। जो सर्जरी एक्सपेंसिव नहीं है, ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। ये साउंड प्रोसेसर ऑस्ट्रेलिया से आता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब लोग दोनों साइड सर्जरी करवाना अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, लाइक आप बता सकते हैं कि क्या प्राइस होता है इस प्रोडक्ट का, जस्ट फॉर व्यूअर्स? अराउंड 7 लाख। सिर्फ जो बाहर वाला साउंड प्रोसेसर है उसका ही प्राइस अराउंड 7 लाख है, एंड उसकी जो एसेसरीज आती है वो सारी उसमें इंक्लूड होती है। ओके, एंड जो अंदर वाली साउंड चिप है, अंदर वाली चिप है जो, उसका प्राइस 5 लाख समथिंग रहता है। so total of around 10 to 15 lakh only for a single surgery. Yes. Okay. How is your relationship with your family and friends, and who you love the most? The person I love the most is my mother. Okay. And
आई हैव गुड रिलेशन विद माई फादर ऑल्सो। लाइक मेरा सबसे अच्छा रिलेशन है, किसी से ऐसा नहीं है कि मन मुटाव हो किसी से भी, सबसे अच्छा रिलेशन है फैमिली में। लेकिन मेरा जो बिहेवियर है वो नेचुरल ऐसा है कि मैं ज़्यादा लोगों से अपना फ्रेंड सर्कल जो है उसे ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, छोटा ही रखता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल को, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता लोगों से। मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं उनसे मैं इंटरेक्ट ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं फालतू के इंटरेक्शंस नहीं बढ़ाता अपने लाइफ में कि मैं इससे भी बात कर लूँ उससे भी बात कर लूँ। मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वान्टिटी। Okay. And what about your friends? मेरे दोस्त, मेरा एक दोस्त है जो कि मेरा 5th क्लास में बना था, मेरे जिस साल में बीमार हुआ था उसी साल बना था। Okay. एंड उसका नाम उज्जवल सिंह है। वो मेरे घर से 150-200 मीटर की दूरी पर रहता है और अब वो मेरी उम्र का है। हम सेम स्कूल में थे लेकिन हमारी क्लास डिफरेंट थी। हमारी क्लास स्टार्टिंग से डिफरेंट रही है। हम मिले थे एक दूसरे से क्योंकि हम सेम बस में जाते थे। उससे मेरी वाइफ्स मैच होती थी बहुत ज़्यादा। वो और मैं दोनों रैपिंग करते थे बस में, पीछे लास्ट बेंच पर बैठ करके रैप्स वगैरह करते थे। And वो अभी भी आपके साथ है? Like अभी भी बात होती है आपकी? मेरी उससे डेली बात नहीं होती, लेकिन जब होती है तब 2 घंटे से कम नहीं होती। Okay. That's what about a best friend? Like वो देख भी रहे होंगे। हाँ, देख रहा होगा। देख रहा होगा वो। Tell me about the word loneliness according to you. लोनलीनेस मेरे हिसाब से जो लोनलीनेस है वो तब होती है जब आपको किसी की ज़रूरत हो, आपको अपना दुख या सुख बांटना है एंड आपके पास कोई ना हो, तब आप अकेले होते हैं। लोगों का आसपास ना होना लोनलीनेस नहीं होती। जब आप सुख दुख किसी से बांट नहीं सकते, भले आपके पास कितने भी लोग हैं, आप फिर भी सोचते हैं कि मेरा दुख कोई समझेगा ही नहीं, वो अकेलापन होता है। मैं सुन नहीं पाया, वो मेरा लोनलीनेस नहीं थी कभी। मेरे पास हमेशा मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरी फीलिंग्स को सुना एंड मैं अपनी मदर से टोटली ओपन अप हूँ। मैंने अपनी मम्मी से कभी कुछ नहीं छुपाया है। मेरी लाइफ में एक तिनका भी हिलता है तो वो मेरी मम्मी को पता होता है, हर चीज़ का इंफॉर्मेशन मेरी मम्मी को पता है। Same here. तो हर्षित, आपने जिम पहली बार कब ज्वाइन किया था एंड क्यों ज्वाइन किया था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं जब छोटा था मुझे स्टार्टिंग से फिटनेस में इंटरेस्ट था एंड मुझे मार्शल आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था। Okay. तो जब मैं देखता था यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह लोगों की उनको जिम करते हुए, अच्छी फिजिक देखता था एंड हमारे स्कूल में कंपटीशन भी रहता था आर्म रेसलिंग का, पंजा लड़ाने का। तो आई बिलीव कि अगर मैं वर्कआउट करूँगा, अच्छी मसल्स ग्रोथ करूँगा तो मैं पंजे में स्ट्रॉन्गर हो जाऊँगा एंड डेट वाज द मेन रीज़न मैंने वर्कआउट करना शुरू करा। मैं जिम नहीं गया था सबसे पहले, मैं अपने घर की छत पर ईंटें उठा के वर्कआउट करता था। Okay, that's a home workout. वैसे वाज नॉट द मेन रीज़न। घर वाले जिम जाने ही नहीं दे सकते थे क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। सोचो मैं करता भी क्या जब मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तब मैं कर भी क्या सकता था। उस टाइम पे फोन्स में इतने गेम्स खेलने ही देते थे घर वाले की, पूरे दिन गेम ही खेलता रहेगा। सो मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ को चुना। मैंने पुशअप्स करने शुरू कर दिए, सेटअप्स करने शुरू कर दिए एंड स्क्वाट्स भी। और मुझे मार्शल आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था तो मैंने किक्स वगैरह सीखी थी अपने उस टाइम में, खुद से सीखा था पूरा जो भी सीखा था। और एक बात ये भी मेंशन करना चाहूँगा, मैं जब मेरे को 2015 में मेनिंजाइटिस फीवर आया था पहली बार, उससे पहले मैंने मार्शल आर्ट सीखा था 1 महीना, कराटे सीखा था। Okay. और मेरे घर वालों को लगता था कि कराटे सीखने की वजह से बीमार पड़ा है। Okay. ये होता। Now you are going gym as a regular. या मैं रेगुलर जिम जाता हूँ लेकिन कभी कभी मेरे को टाइम नहीं मिलता बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ एंड अभी कॉलेज लाइफ चल रही है मेरी। और मैं बताऊँ तो अपने दोस्त, जो मेरा दोस्त है उज्जवल सिंह, उसके साथ मैंने कुछ 4 या 5 महीने रेगुलर जिम करी थी, लेकिन फिर JEE की तैयारी करनी पड़ गई थी तो मुझे जिम छोड़नी पड़ गई थी। मेरा जो दोस्त है उसकी काफ़ी अच्छी फिजिक है मेरे से बिकॉज वो रेगुलर कंसिस्टेंसी से जिम करता रहा। मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती थी इस वजह से। Okay, so tell me about your content creation journey and why is storytelling important? कंटेंट क्रिएशन इज़ द थिंग आई लव्ड द मोस्ट। जब मैं बीमार रहता था तब मैं खुद के वर्कआउट की वीडियोस बनाता था एंड मैं उन्हें कहीं पोस्ट नहीं करता था।
बिकॉज मेरे घर वालों ने ऑलरेडी मेरे को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से मना कर दिया था, कहीं या बीमार ना पड़ जाए, बीमार पड़ जाएगा तो सर्जरी नहीं हो पाएगी इस वजह से। तो मैं चुपके चुपके करता था ये सब कुछ। और दूसरी बात ये कि कंटेंट क्रिएशन में मेरे को बाइक्स वगैरह होती है ना, मोटो ब्लॉगिंग वगैरह, बहुत इंटरेस्ट था मेरे को। मैं बहुत मोटो ब्लॉग्स देखता था और मैं कोशिश भी करता था बनाने की। मैंने बाइक सीखी थी 12th क्लास में सीखी थी मैंने, काफ़ी लेट सीखी थी, जब मैं 17 साल का था। और जैसे ही मैंने सीखी थी तो सबसे पहले मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू करी। मेरा एक दोस्त था जो मेरे पीछे बैठता था कैमरा पकड़ के ऐसे करके मोटो ब्लॉगिंग करी थी अपना। एंड मुझे बाइक से स्टंट मारने में भी बहुत इंटरेस्ट था। मैं बचपन से बहुत कूद भी रहा हूँ, मेरे को इतनी बीमारियाँ रही है लेकिन खुद ही मैं उसका दुगना रहा हूँ। ऑन बाइक्स? ऑन बाइक्स? यस। Okay. मुझे ड्रिफ्ट मारनी आती है, आज भी बर्नआउट करना आता है। Oh, और that's great. एक दो बार मैंने शायद व्हीली भी मारी है ढंग से। तो आप क्या गिरे नहीं आप बाइक से स्टंट करते हुए कभी? मैं आज तक नहीं गिरा बाइक से, तो स्टंट करते हुए कभी नहीं गिरा। वैसे मेरे एक्सीडेंट हुए हैं बट भगवान की कृपा से मैं बच गया हूँ, लेकिन स्टंट करते हुए कभी नहीं गिरा। ओके। और स्टोरी टेलिंग का जो अभी स्टोरी टेलिंग का जब मैं सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ मेरे कॉलेज का एंड मैं जब यहाँ पे आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस था कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन करना ही करना है। बिकॉज पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरा मूड शिफ्ट हुआ कि मुझे फ्रीडम से लाइफ जीनी है। एंड आई बिलीव कि अगर आप एक नोन पर्सनैलिटी हैं, कि अगर दुनिया आपको जानती है तो आप उससे पैसा बना सकते हैं। एंड आई वॉन्ट कि लोग मुझे जाने, मेरी स्टोरी के थ्रू जाने मेरे को, या जो भी मैं करता हूँ उसके थ्रू जाना है। मैं किसी एक जगह फिक्स नहीं होता हूँ, मुझे मल्टीपल चीज़ें करना पसंद है, मल्टीपल फील्ड्स में जाना पसंद है। जैसे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है एंड जिम है, जिम इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, इन सब में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड आई बिलीव कि अगर मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए अपनी डेली लाइफस्टाइल दिखाऊंगा लोगों को, तो वो मेरे से मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे एंड वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं मेरे से अगर इस इंडस्ट्री में मैं आगे बढ़ाता हूँ। और स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप अपने दुख दर्द सुख इस सब के ज़रिए लोगों को काफ़ी इंस्पायर कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं अपना दुख आप लोगों को बता पा रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रगल की जर्नी आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो किसी घर में बैठे हुए मुझे देख के काफ़ी कुछ सीख सकता है मेरे से। सबके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन 10 में से कोई एक बंदा तो होगा जिसको ये चीज़ ट्रिगर करेगी कि इस बंदे ने इतना कुछ कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। So tell me about the funniest incident of your life. तो मेरी लाइफ का जो फनीस्ट इंसिडेंट है वो थोड़ा ऐसा है कि मैं एक बार अपनी मशीन लगा के सो गया था। Okay. एंड मेरे को आवाज़ लगाई थी मम्मी ने एंड मैं मम्मी की आवाज़ से उठा एंड वो फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ पे जब मैं किसी की आवाज़ से उठा था, वरना लोग मुझे छू के उठाते थे। तो जब एकदम से उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई एंड मैं उठा तो मेरे को लगा कि मैं वापस से सुनने लग गया है ना। तो वो मेरी लाइफ का फनीस्ट मोमेंट था, अगर Okay. जितना मेरे को याद है। बाकी मेरी लाइफ में काफ़ी फनी मोमेंट रहे हैं जो कि शायद अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फनीस्ट मोमेंट। Tell me about the prime version of yourself. मेरी लाइफ का जो प्राइम वर्जन है वो तब था जब मेरी सर्जरी हुई थी एंड मुझे वापस सुनाई देने लगा था। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था कूद कूद के कि मैं सबसे इंटरेक्ट करने के लिए चालू था कि हाँ अब मैं जाके सबसे इंटरेक्ट करूँगा। लेकिन जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट करा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करा, तो मुझे एक चीज़ मालूम चली कि मेरी जो ज़िंदगी थी वो तब ज़्यादा बेटर लग रही थी मेरे को जब मैं कुछ सुन नहीं रहा था, इंस्टेड ऑफ अब जब मैं सब लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। आई गॉट टू नो कि लोग कितने मीन हैं एंड सेल्फिश हैं। अपने पुराने वर्जन को क्या कहना चाहोगे कि जो हर्षित दीक्षित अब है और जो हर्षित दीक्षित पहले था उनमें क्या डिफरेंस है? आप अपने पुराने वर्जन को क्या एक एडवाइस देना चाहोगे फ्यूचर के लिए? एडवाइस मैं अपने पुराने वर्जन को यही देना चाहूँगा कि जिस चीज़ से तू गो थ्रू करेगा वो चीज़ तेरे को बहुत मजबूत बनाएगी एंड इतना मजबूत बनाएगी कि तुझे
कोई चीज़ टक्कर मारेगी ना, किसी की कड़वी ज़ुबान में टक्कर मारेगी, किसी के शब्द टक्कर मारेंगे, तेरी लाइफ में कुछ भी होगा तो किसी सर्जरी से गो थ्रू करेगा, इमोशनल पेन से गो थ्रू करेगा, तो वो सबसे अकेले डील कर लेगा, तुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैं उससे यही कहूँगा कि अपने आप पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा रखेगा तो सब ठीक जाएगा लाइफ में, अच्छा होगा सब। और मैं अगर उससे खुद को कंपेयर करूँ कि उसमें और मुझ में आज क्या फ़र्क है, तो मैं सच कहूँ ना, मेरा वो वर्जन मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो छोटा भी था एंड वो स्ट्रॉन्गर था मेरे से, और वो जो था आज उसी की वजह से मैं हूँ जो हूँ यहाँ पे। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता आज। Tell me about your stage of coma and how did you feel in it? Like movies में दिखाते हैं कि कोमा में कोई इंसान अगर जाता है उसे कुछ फील नहीं होता, उसे मेंटली फिजिकली नॉट इवन अ सिंगल चीज़ उसे फील नहीं होती, और वो एकदम से लाइक सोता है और फिर उठता है। तो लाइक आपने क्या फील किया कोमा स्टेज में? मेरा जो कोमा का स्टेज था वो 25 दिसंबर की रात को करीब 11 बजे के बाद से शुरू हुआ था। मुझे दौरे पड़े थे एंड तब मैं कोमा में गया था एंड ये चला था 29 दिसंबर की सुबह 4 बजे तक। मैं सुबह 4 बजे होश में आया था। तो इस टाइम पीरियड की ड्यूरेशन में मैंने सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या क्या फील किया था, पर अगर मैं फोकस करूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था तो इट वॉज द मोमेंट विच हैपेंड इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। एक सेकेंड मीनिंग आप नैनो सेकेंड बोल सकते हो कि आपकी आग पलक झपक के ऐसा है ना। हम देखते हैं मूवीज़ में कि हमें ये सब फील होता है कोमा के पीरियड में कि हम कहीं चले जाते हैं। आई थिंक वो उन लोगों के लिए होता हुआ जो कि बहुत लंबे समय के लिए, जो कि 10-10 साल के लिए कोमा में जाते हैं, है ना। जो इतने टाइम के लिए कोमा में जाते हैं उनकी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो कोमा में क्या फील कर रहे हैं। जैसे कुछ कोमा के मैंने पॉडकास्ट देखे हैं कि लोग कैसा फील करते हैं कोमा में, तो उन्होंने बताया है कि जब वो कोमा में होते हैं ना, तो अगर उनके मम्मी पापा उनके पास में आके उनके हाथ को सहलाते हैं तो उनको कोमा में जो जी रहे होते हैं, कोमा में भी जीते हो, तब उनको वहाँ पे फील होता है कि कोई उनको टच कर रहा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था क्योंकि मैं सिर्फ 4 दिन के लिए कोमा में गया था एंड मेरे लिए तो सिर्फ एक ऐसा था कि मैं आँख पलक बंद करके जब करी है, बंद करके खोल लिया, बस ऐसा इंसिडेंट था मेरे लिए। जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? तो मैं आपके व्यूअर्स तक यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो, आई थिंक आपको वही करना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ से प्रेशराइज होकर लोगों के दबाव में आके जो वो करवाना चाहते हैं आपसे उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी आपकी है। यू हैव टू फिगर आउट कि आपको कैसे जीना है। एंड दूसरा एडवाइस ये है कि सक्सेस बड़ी जल्दी नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जो कि 40 साल की एज के बाद भी सक्सेसफुल होते हैं। आप बस लगे रहो अपने काम में। अगर आपको वो काम करना पसंद है तो आप ना तो खुद को रोकोगे ना दुनिया आपको रोक पाएगी उस काम को करने से। फिर भले ही आपको बहुत देर से ही सक्सेस क्यों ना मिले उस काम में, बस लगे रहो। जो आपको करना पसंद है उसमें लगे रहो, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का जो खेल है वो 1 सेकंड का है। आपको पता नहीं कब मौत आ जाए। तो आप आई थिंक कि आपको बस लगे रहना चाहिए उस काम को करने में जिससे आपको खुशी मिलती है, बस थोड़ी समझदारी के साथ। हर्षित, आप क्या मुझे सजेशन देना चाहेंगे आगे इम्प्रूव करने के लिए? आपसे मिलकर तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी इंसान से मिला हूँ एंड उससे एक बार मैं पहले इंटरेक्शन मेरी दोस्ती हो गई एंड आपके साथ वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे आपने मुझे मेरे बीते हुए पल याद दिला दिए और जैसे मैं अपनी पास्ट लाइफ को फिर से जिया। एक बार मैंने उसे दोबारा से फील करा कि मैं किस चीज़ से गुजर के आया हूँ आज और आज मैं कहाँ पर हूँ। और सजेशन मैं आपको यही देना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ फर्स्ट पॉडकास्ट। हाँ, और आप इस काम को करते रहिए, आप बहुत ग्रो करेंगे इस काम में। मेरा मानना ये है जिस हिसाब से आप अभी कर रहे हैं इसे। और मैंने आपकी कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी है स्टोरी टेलिंग की। आपकी जो स्टोरी टेलिंग है काफ़ी अच्छी है, आप करते हैं स्टोरी टेलिंग। मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, JW वाला देखा है तो काफ़ी अच्छा वीडियो था वो। आप काफ़ी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने काम में,
काफ़ी प्रोडक्टिव काम रहता है आपका। आप चीज़ को टाइम देते हैं कि अगर आपकी वीडियो 1 या 2 महीना भी ले रही है तो आप उसे देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मुझे जल्दी निकालना है काम, आपका सोचना ये रहता है कि मुझे बेहतर निकालना है काम। तो आपकी ये जो मेंटेलिटी काफ़ी बेहतर है, आप इसे करते रहिए, आप काफ़ी ग्रो करेंगे लाइफ। एंड आई विश द बेस्ट फॉर Thank you, Arshid. Thank you for coming in our first podcast, and it really mean a lot for me. So finally we have reached to the end of our podcast and मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में सजेशन दें कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं